सुकमा में वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा जो हमला किया गया है उसे दुर्भाग्यपूर्ण भी मानता हूँ। वो बहुत ही दर्दनाक और कायरतापूर्ण कार्रवाई है, इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। उनको अपनी चिंता से और उनके दुख में हमारी भागीदारी उनको बताते हैं। बहुत दुर्दैवी भी है, हमारे बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए हैं। बहुत ही दुखद है। क्या सिर्फ देश के गृह मंत्री और बाकी नेताओं के नक्सली हमले की निंदा कर देने से देश ने जो 25 जवान खो दिए हैं उनका दर्द भर जाएगा? जिस वक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के इन घरों में उनके सपूतों के शहीद होने का मातम पसरा था, तब छत्तीसगढ़ के रायपुर में देश के माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सोफे पर करीने से कवर बिछाया जा रहा था। जिस वक्त सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए 25 जवानों का शव ताबूत में एक एक करके लगाया जा रहा था, तब रायपुर में देश के माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मीडिया से बात करने वाले थे तो उनके अधिकारी और कर्मचारी सोफे पर सफेद तौलिया बिछा रहे थे, क्योंकि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज एक बार फिर देश के जवानों की शहादत पर सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण घटना का चोला बिछाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने वाले थे। नक्सलवाद के खिलाफ जो यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर अभियान चलाया था, उसके परिणाम स्वरूप एक डिस्परेशन उनके अंदर पैदा हुआ है और ये हम लोग मान कर चल रहे थे कि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, कभी भी कुछ उनके द्वारा कोशिश हो सकती थी भविष्य में कोई बड़ी वारदात करें, लेकिन अब ये घटना हो गई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। गृह मंत्री जी, 7 साल के भीतर लगातार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 7 साल के भीतर सबसे ज्यादा जवानों को 2017 में ही सिर्फ 4 महीनों के भीतर छत्तीसगढ़ में हमारे देश ने खो दिया। 2017 में जहां अब तक सिर्फ 70 नक्सली ढेर हुए, वहीं इसी साल देश के 72 जवानों की शहादत हो चुकी है। 11 मार्च 2017 को हुए हमले में 12 जवान शहीद हुए थे और अब तक उस हमले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट तक नहीं आई है। अगर कश्मीर में पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी हमला करते हैं तो भारत पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, लेकिन भारत के भीतर ही नक्सली बार बार हमला करते हैं और उन्हें मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार का शहादत को लेकर सौतेला रवैया है? अगर पाकिस्तान के आतंकी हमला करेंगे तो जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर नक्सली हमला करेंगे तो होगी सिर्फ निंदा। इस जगह को ध्यान से अब आप देखिए, यही वो जगह है जहां सोमवार को घात लगाकर रणनीति बनाकर नक्सलियों ने देश के 25 जवानों को शहीद किया। उस वक्त इस इलाके में निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान लगे थे। ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज भी पहुंचा। संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी को दंतेवाड़ा के डीआईजी सीआरपीएफ डीपी उपाध्याय दिखा रहे हैं कि क्या हुआ था यहां पर। तो यहाँ पे जवानों ने पोजीशन लिया था इस स्थान पे लड़ने के लिए, और उधर भी जवानों ने पोजीशन लिया था, आपको दिखा सकते हैं। ये यहाँ देखिए किस तरह से खून के धब्बे पड़े हैं। जब माओवादियों से हमेशा गोलीबारी का सामना करते हैं जवान, तो ऐसे ही ये इसके पीछे जो है इसकी आड़ लेकर वो मुकाबला करते हैं। इस जगह पर शहीद हुए जवानों में से एक थे आरा के रहने वाले अभय कुमार। आरा में उनके घर पर सबका रो रो कर बुरा हाल है। अभय के कंधों पर घर की जिम्मेदारी थी, अब पिता के कंधे पर शहीद बेटे का शव होगा। शहीद अभय के पिता गजेंद्र कुमार सरकार के सामने एक बहुत चुभता हुआ सवाल रखते हैं। खुद पे इंसान को पड़ता है तो आदमी हर कार्रवाई कर लेता है, चाहे जितना बड़ा जो हो। अभी
लादेन जाकर पाकिस्तान में छिपा हुआ था, ओसामा ने ओबामा उसको खोज दिया। अगर सरकार चाहे तो क्या खोज नहीं सकती? इसीलिए सवाल उठता है, तो क्यों नहीं नक्सलियों को उन्हीं के बिल में दबोचा जाता है? क्या नक्सली ज्यादा मजबूत हैं या फिर कमी सरकार की नीति और रणनीति में है? गृह मंत्री राजनाथ सिंह अब इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की तारीख तय कर चुके हैं। 8 मई को राजनाथ सिंह नई रणनीति पर दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या देश के जवानों की शहादत का इंतजार कर रही थी सरकार? क्या नक्सलियों से निपटने के लिए रणनीति में बदलाव की अब तक कोई तैयारी नहीं की गई थी? क्या 25 जवानों की शहादत के बाद रणनीति में बदलाव के लिए सरकार की नींद टूटी है? इन सवालों का जवाब जानने एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह 3 साल पहले गृह सचिव रहे और अब बीजेपी के सांसद आरके सिंह के पास पहुंचे। आरके सिंह ने बताया कैसे उनके गृह सचिव रहते नक्सलियों से लड़ने की रणनीति पर नए सिरे से काम करने की बात तो हुई थी, लेकिन वो मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। हम लोगों ने कहा था जबकि मैं गृह मंत्रालय में था अपने फोर्सेज को कि साहब आप उनके टैक्टिक्स को स्टडी कीजिए, डॉक्यूमेंट कीजिए और उसको बीट करने के लिए अपने टैक्टिक्स को इवॉल्व, अपने टैक्टिक्स को बदलिए ताकि उसके टैक्टिक्स को आप डिफीट कर सकें। लड़ाई तो यही है और उसमें क्या कार्रवाई हुई ये रिव्यू करने की जरूरत है कि इस प्रकार का स्टडी हुआ या नहीं। यानी नक्सलियों को घर में घुसकर मात देने में पहली कमी रणनीति की सामने आई, जिस पर अब 8 मई को सरकार नए सिरे से विचार करने जा रही है। एक बार फिर उसी जगह पर आपको ले चलते हैं जहां सोमवार को नक्सलियों ने 25 जवानों को शहीद कर दिया। यहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता से बातचीत में डीआईजी डीपी उपाध्याय ने बताया कैसे नक्सलियों ने गांव वालों की आड़ लेकर हमला बोला था। हमारी पार्टी 3 जगह थी। एक तो रोड के ऊपर, क्योंकि सड़क के ऊपर वो लोग बम लगाते हैं तो उसको जांच करना जरूरी होता है, और सड़क के उत्तर में भी थे। ये जो पार्टी जिसमें शहादतें हुई हैं ये रोड के दक्षिण में हुई है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। जब फायरिंग शुरू हुई है तो रोड के उत्तर वाली पार्टी मदद के लिए आई और कुछ लोग आए भी, जिनमें एक शहीद भी हुआ है। सी कंपनी के 2 लोग शहीद हुए हैं जो इधर तक पहुंचे भी थे सहायता करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो पार्टी थी वो गांव के उत्तर में ही रुक गई, क्योंकि उनके ऊपर घरों से फायर आने लग गया और साथ में माओवादियों ने बंदूक के नोक पर गाँव वालों को आगे धकेल दिया और हमारे आगे खड़ा किया। एक सवाल अब आपके मन में उठ रहा होगा, क्या नक्सली हमारे जवानों से ज्यादा हाईटेक हैं? क्या नक्सली हमारे जवानों से ज्यादा अत्याधुनिक संचार व्यवस्था रखते हैं? ऐसा कौन सा सिस्टम है जो नक्सलियों को जवानों के मूवमेंट की पूरी जानकारी थी? इस सवाल का जवाब हमें राहुल पंडिता ने दिया, जो नक्सल मामलों के गहरे जानकार हैं। इन्होंने बहुत अहम बात बताई। ये जो जोग्राफिकल एरिया है ये बहुत ही दुर्गम जोग्राफिकल एरिया है। इसकी बहुत ज़्यादा पहचान अभी भी सीआरपीएफ को नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस इलाके के अभी भी जो सुरक्षा बल जो मैप्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो करीब 27 से 30 साल पुराने मैप। यानी नक्सलियों से लड़ने में दूसरी कमजोरी लोकल नेटवर्किंग की है। स्थानीय लोगों को डराकर नक्सली जानकारी जुटाते रहते हैं और अगर कोई स्थानीय पुलिस को जानकारी देता है तो नक्सली उसे मार देते हैं। ऐसे में नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देना है तो लोकल नेटवर्किंग मजबूत करनी होगी। एक बार फिर उसी जगह पर चलिए जहां नक्सलियों ने सुकमा में 25 जवानों को शहीद किया। यहां हमें विवेकानंद सिन्हा मिले जो बस्तर के आईजी हैं। इनसे हमने पूछा क्या शहादत का बदला लिया जाएगा? आप जवाब सुनिए। जो सैक्रिफाइस है बेकार नहीं जाएगी और हम पूर्ण विश्वास से कहते हैं कि जल्दी इस जो घटना हुई इसका हम बदला लेंगे और नक्सलियों को उनको मतलब कि उनके मान में वहाँ पे जिनका स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे जाकर उनको नुकसान पहुँचाएंगे। यानी जवानों के हौसले पस्त नहीं हैं, पस्त हैं तो नीतियाँ। जैसे आपको हमने अभी बताया लोकल नेटवर्किंग की दिक्कत।
अब ये दिक्कत कैसे दूर हो सकती है और कैसे नक्सल आतंक के फुफकार रहे सांप का मुंह कुचला जा सकता है, इस बारे में हमने लखनऊ में बात की दिलीप त्रिवेदी से, जो सीआरपीएफ के पूर्व डीजी भी हैं। और लोकल पुलिस को फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको अपने आप को एम्पावर होना चाहिए। लोग ये सब लोग अगर लोकल थाना ठीक से काम करने लगेगा तो इस टाइप की घटनाएं अवश्य रूप से कंट्रोल हो जाएंगी। अभी तो बाहर की फोर्स है और वो लोकल एसपी के डायरेक्शंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको लोकल थाना भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता तो लोकल थाना व्यवस्था अब सीआरपीएफ वाले आगे बस उन्हीं का काम है। तो ये जो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि लोकल पुलिस टोटली इनएक्टिवेटेड है। यानी नक्सलियों से उन्हीं की भाषा में निपटना है तो स्थानीय पुलिस के साथ लोकल नेटवर्किंग मजबूत करनी होगी। इस बीच जब हम आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे कि आखिर कब तक देश नक्सलियों के ही हमले सहता रहेगा, क्यों नहीं नक्सलियों की नाक में नकेल डाली जाती, तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एबीपी न्यूज संवाददाता सरिता कौशिक एक खास शख्स से मिली। पीली शर्ट पहने मुंह ढके हुए यह आदमी सीधे नक्सल सेल के भीतर जा रहा है। हो सकता है आपको ये पुलिस का ही कोई आदमी लगे, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि ये शख्स नक्सलियों की स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य रहा है। एक दौर में इस पीली शर्ट वाले शख्स के इशारे पर नक्सली हमला करते थे, लेकिन अब ये खुद आत्मसमर्पण कर चुका है और पुलिस के लिए काम करता है। इनका नाम और पहचान हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन आत्मसमर्पण कर चुके इस नक्सली ने एक बहुत बड़ी कमी हमारे सिस्टम की बताई। नक्सली जब अनपढ़ है फिर भी उन लोग इतना प्लानिंग करते हैं, कितने भी अगर पोस्ट रहेगा तो फंसाने के लिए खुद उन लोग एक कमेटी होता है, विचार करके तुरंत उसका अमल करते हैं। नए नए तरीका से इन लोग अगर एक आमुश हो गया तो कौन सा तरीका से इन लोग अटैक करें, इसका रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू इन लोग नहीं करते, रिव्यू होने के बाद फिर कैसे फंस गए। यानी बहुत ही अहम बात ने हमसे कही है कि पुलिस जो है वो एम्बुश के बाद में जब लॉस होता है उसके बाद में अच्छी तरह से रिव्यू नहीं करते हैं। एक पूर्व नक्सली का बयान इस बात की तरफ सीधा इशारा कर रहा है कि देश में हर हमले के बाद सिर्फ निंदा ही हो रही है, रणनीति पर नए सिरे से विचार नहीं हो रहा। ऐसे में ये बात आज आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सीआरपीएफ को लेकर सरकार कितनी कम संजीदा है, क्योंकि देश में पिछले 54 दिन से सीआरपीएफ के डीजी की पोस्ट तक खाली पड़ी है। और जब ये सवाल गृह मंत्री से हुआ तो उनके चेहरे के भाव से समझ जाइएगा कि सच क्या है। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ लीडरशिप की कोई कमी नहीं है और मैं समझता हूँ कि हमारी सीआरपीएफ हो अथवा बीएसएफ हो, किसी की लीडरशिप की एफिशिएंसी के ऊपर, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल गृह मंत्री जी, कमी जवानों की लीडरशिप में नहीं, संभव है कि कमी सरकार की नीति और रणनीति में है। क्यों और कैसे, अब वो देखिए। नक्सलियों की गोली जवानों के लिए जितना खतरा नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक मच्छर बन जाता है। हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, स्कैनर, लैंडमाइन की कमी से जूझ रहे जवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। वहीं इन जवानों के लिए नीति बनाने वाली सरकार कैसे सौतेली बनी है, आज इसका अंदाजा हम आपको कराने जा रहे हैं। नक्सलियों से लड़ रहे जवानों को 1,25,000 बुलेट प्रूफ हेलमेट चाहिए, लेकिन सिर्फ 1,800 बुलेट प्रूफ हेलमेट के सहारे जवान नक्सलियों से लड़ रहे हैं। 38,000 बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजार अब तक जवानों को है। 668 से ज्यादा माइनिंग प्रोटेक्टेड व्हीकल की जरूरत है। मिले हैं कितने? सिर्फ 125। जो माइनिंग प्रोटेक्टेड व्हीकल मिले भी हैं, वो 15 किलो तीव्रता का विस्फोट ही झेल सकते हैं, जबकि नक्सली 50 किलो से ज्यादा वजन का आईईडी धमाका कर रहे हैं। सरकार खुद राज्यसभा में बता चुकी है कि लैंड माइन स्कैनर तक की कमी है। जवानों को 7.22 mm की गोली झेलने वाला हेलमेट चाहिए, मिल नहीं रहा। यही वजह है कि नक्सल प्रभावित इलाके में 30% से ज्यादा जवान गर्दन या उसके ऊपर हिस्से में गोली लगने से शहीद हो रहे हैं। और सीआरपीएफ के इन जवानों को देश के लिए मरने के बाद भी शहीद का दर्जा तक नहीं मिलता। हो सकता है आपके मन में ये सवाल इस बीच उठने लगा हो कि नक्सली तो सताए हुए ग्रामीणों की आवाज उठाते हैं, ये तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ये बात कतई सच नहीं है और इस बात के आंकड़े हमारे पास हैं। नक्सली
फिरौती, डकैती और वसूली के धंधे में लगे हैं। नक्सली हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए की उगाही करते हैं। ये उगाही किससे होती है, इसे नक्सलवाद के गहन जानकार राहुल पंडिता से सुनिए। यहाँ पर तमाम जो उद्योगपति हैं, जिनके इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, तमाम जो माइनिंग में हैं, जिनके पास कोल में जिनका है, एल्युमिनियम में जिनका है, बॉक्साइट में जिनका है, वो सारे लोग जो हैं इन नक्सलियों को पैसा देते हैं। इसके अलावा तेंदुपत्ता जो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, उसमें उसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी अपने इलाकों में सारे नक्सली तय करते हैं, वो भी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। इसके अलावा NTFB जिसे हम कहते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसमें भी काफ़ी पैसा अर्जित करते हैं। और जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर किसी भी तरह का काम अगर आपको इस इलाके में करवाना है तो उसका एक हिस्सा जो है नक्सली ले जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि नक्सलवाद अब विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि ये आतंक फैलाने वाला संगठन बन चुका है। इस बात की तस्दीक कोई और नहीं बल्कि वामपंथी चिंतक अशोक पांडे करते हैं। ईमानदारी से अगर कहा जाए तो नक्सलवादी आंदोलन अपनी चमक भी खो चुका है, अपना उद्देश्य भी खो चुका है, और सफलता के नाम पर उसके पास कुछ हत्याएं अब जरूर इधर हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ा परिवर्तन कर पाने में उनकी कोई सफलता कम से कम मुझे तो नजर नहीं आती है। इस रूप में मुझे अब वो एक गैर प्रासंगिक आंदोलन लगता है। तो फिर नक्सलियों को जड़ से उखाड़ने में दिक्कत कहां आ रही है? इसकी वजह जानने हम पहुंचे प्रकाश सिंह के पास, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP रहे हैं और देश में नक्सली मामलों से जुड़ी कमेटी के प्रमुख और सदस्य भी। प्रकाश सिंह बताते हैं असली कारण क्या है। अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग ढंग से इस समस्या से निपट रहे हैं, क्योंकि केंद्र से कोई सेंट्रल गाइडेंस या डायरेक्शन नहीं दिया गया है। तो केंद्र से कोई नीति परिभाषित नहीं हुई है, तो फिर राज्य सरकारें अपने ढंग से समस्या से निपट रही हैं। नीतीश कुमार एक भाषा बोलते हैं, ममता बनर्जी दूसरी भाषा बोलती हैं, झारखंड में कुछ और भाषा सुनाई पड़ती है, रमन सिंह कुछ और बोलते हैं। तो इस तरह अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग जिसे कहते हैं, अलग अलग राज्यों में हमें सुनाई पड़ता है। इसीलिए आज ABP न्यूज की राय है कि नक्सलवाद को समयबद्ध तरीके से खत्म करने की बड़ी रणनीति केंद्र और राज्य मिलकर बनाएं। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर नक्सलवाद की घंटी बजा दीजिए।